लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था पैराथायरॉयड हार्मोन का कैसा फंक्शन है। अब पढ़ेंगे विटामिन D3। इसका भी कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में रोल है कि इसका जो मेन काम होता है कैल्शियम के मोबाइलाइजेशन को बढ़ाना। ये थ्रू द मेम्ब्रेन कैल्शियम को मोबाइलाइज करता है। जैसे जीआईटी में जो हम इंजेस्ट करेंगे कैल्शियम उसको एब्जॉर्प्शन करवाएगा। किडनी में जो कैल्शियम है उसका रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा। और बोन के अंदर इसका वेरिएबल इफेक्ट है, वो हम इसकी अलग अलग क्वांटिटी पे कैसे पढ़ेगा वो आगे पढ़ेंगे। विटामिन डी का सिंथेसिस कहाँ से शुरू होता है? सभी को पता है कि हम इसके लिए सनलाइट चाहिए होती है। तो सनलाइट किस तरह से वर्क करती है? स्किन में 7D हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल है, इस पर अगर सनलाइट पड़ती है तो ये कन्वर्ट होता है प्री विटामिन D3 में। सनलाइट में हमको क्या मिलेगा? अल्ट्रावायलेट रेज। तो हमको जनरली कितनी सनलाइट चाहिए होगी कि बॉडी का एटलीस्ट 10% बॉडी सरफेस एरिया पे 10 मिनट कम से कम सनलाइट पड़नी चाहिए। और वो भी किस टाइम? जो मैक्सिमम देखा गया है इंडियन रीजन्स के अंदर सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर में 2 बजे तक, तब तक के बीच में अगर 10% बॉडी सरफेस एरिया पे अगर आप 10 मिनट के लिए धूप खाते हो या 10 से 30 मिनट्स इसकी रेंज बताई गई है, तो आपको इनफ विटामिन D3 मिल जाता है जो आपके बॉडी के लिए जरूरी है अगर डेली ऐसा करते हो तो। इसमें क्या होता है, जो ये पहली एक्शन होता है स्किन के अंदर वो सनलाइट से होता है। फिर उसके बाद दूसरा एक्शन होता है जिसमें विटामिन D3 कोलिकैल्सिफेरॉल में कन्वर्ट होता है। अब इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट ये ध्यान में देने वाली है कि हमें सन का एक्सपोजर तो चाहिए, यहाँ पर सन एक्सपोजर चाहिए हमें, लेकिन अगर ये सन का एक्सपोजर अगर जरूरत से ज्यादा होता है तो ये वाली जो रिएक्शन होती है ये नहीं हो पाती है। इसलिए सन का एक्सपोजर हमको चाहिए पर लिमिटेड। अगर एक्सेसिव सन के एक्सपोज में रहते हैं तो ये पूरी रिएक्शन नहीं हो पाती है, प्री विटामिन D3 फिर इसमें नहीं कन्वर्ट हो पाता है। इसलिए सन भी हमको लिमिटेड चाहिए होता है। उसके बाद फिर जो कोलिकैल्सिफेरॉल है वो जाएगा लिवर में। लिवर में हिपेटोसाइट्स के अंदर वो कन्वर्ट होगा 25 हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल। दैट मीन्स एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप कैल्सिफेरॉल में ऐड हो जाएगा। तो उसके लिए हमको जो एंजाइम चाहिए होगा वो कौन सा है? 25 हाइड्रोक्सीलेज जो कि लीवर में है। तो 25 हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल ये भी इनएक्टिव फॉर्म है विटामिन D3 की। और जो एक्चुअली कोलिकैल्सिफेरॉल है इसको हम बोलते हैं विटामिन D3। उससे पहले ये विटामिन डी नहीं कहलाते हैं, ये पूरे विटामिन D3 और ये विटामिन D3। और यही विटामिन D3 जो एज ए मेडिसिन हम लेते हैं या फिर हमें दूसरे किसी कंटेंट में मिलता है जैसे मिल्क, लीवर, कॉड लिवर ऑयल। जनरली जो नॉन वेज या एनिमल फूड्स हैं उसी के अंदर विटामिन D3 जो मिलता है वो कोलिकैल्सिफेरॉल होता है। फिर ये कन्वर्ट होता है 25 हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल में। ये एक्चुअली ऑलमोस्ट इनएक्टिव फॉर्म ही है, वेरी लेस पोटेंट है, ये बहुत लेस पोटेंट है। जो एक्चुअल विटामिन D3 जो हमारा ये बनेगा उसके कंपेयर में बहुत लेस पोटेंट है, 1/1000 टाइम्स पोटेंसी है इसकी। इसलिए इसको ऑलमोस्ट हम इनएक्टिव ही कहेंगे। उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है? वो होता है किडनी में। किडनी में कहाँ पर होगा? प्रोक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूब्स की सेल्स के अंदर। उसके अंदर एक एंजाइम है 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज। ये हमने पिछली क्लास पीटीएच में भी पढ़ा था कि 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज को स्टिमुलेट कौन करता है? पैराथायरॉयड हार्मोन, टू कन्वर्ट 25 हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल इनटू 125 डाई हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल। ये जो विटामिन D3 है लिखा हुआ है, इसका जो केमिकल नाम है 125 डाईहाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल। ओके, ये किडनी में होगा प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल्स के अंदर। अगर 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज वर्क नहीं करेगा तो कौन सा वर्क करेगा? 24 हाइड्रोक्सिलेज। 24 हाइड्रोक्सिलेज वर्क करेगा तो बनेगा 24 डाईहाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल। ये इनएक्टिव फॉर्म है और एक्टिव फॉर्म है अपनी 125 डाईहाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल। इसलिए और ये जो रिएक्शन हो रही है ये हो रही है पीसीटी की सेल्स के अंदर, और फिर सेल्स पे 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज ने वर्क किया और इसको रिलीज किया है। इसलिए विटामिन D3 को हम एंडोक्राइन हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि ये ब्लड में रिलीज हो जाएगा और ये एक्शन करेगा किस पे? जीआईटी पे, बोन पे और थोड़ा बहुत किडनी पे। ये तो इसका मेन एक्शन है। इसके अलावा ये बॉडी के अदर रीजन में भी एक्ट करता है, जैसे कि मसल्स में भी एक्ट करेगा कैल्शियम के ट्रांसपोर्ट के लिए।
इसकी मैकेनिज्म पढ़ने से पहले हम इसका थोड़ा सा रेगुलेशन इसके अंदर ही पढ़ लेते हैं, जो इजी होगा पढ़ने के लिए। विटामिन थ्री के फॉर्मेशन को रेगुलेट सबसे पहले जो करता है वो हमारा ये कंटेंट है खुद हार्मोन, नेगेटिव फीडबैक एक्शन। ये नेगेटिव फीडबैक एक्शन दिखाएगा 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज पे, तो इसका जो सिंथेसिस है वो लिमिटेड हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा जो 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज है ये स्टिमुलेट होता है पीटीएच से, और पीटीएच स्टिमुलेट होता है लो कैल्शियम से। तो लो कैल्शियम होगा तो वो अल्फा हाइड्रोक्सिलेज को स्टिमुलेट करेगा। इसके अलावा कैल्शियम का लेवल लो डायरेक्ट रिएक्शन दिखाता है। इसी तरह से फॉस्फेट भी अगर लो होगा तो वो भी इसको स्टिमुलेट करेगा। ये सब स्टिमुलेट। अगर कैल्शियम का लेवल हाई हो जाए, तो अगर कैल्शियम का लेवल हाई हो जाता है तो फिर ये इसको इनहिबिट करेगा। और इनहिबिट एक तो पीटीएच के थ्रू कर सकता है, और डायरेक्ट भी अगर कैल्शियम का लेवल हाई हो जाता है तो 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज को इनहिबिट करेगा। तो उससे जो एक्टिव फॉर्म है विटामिन डी थ्री की वो कम बनने लग जाएगी। और इस दौरान क्या होगा, जब 1 अल्फा हाइड्रोक्स इनहिबिट होगा तो ये हमारा 25 हाइड्रोक्सिलेज है ये स्टिमुलेट होगा और फिर इनएक्टिव फॉर्म बनने लग जाएगी। अब पढ़ते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इसका मैकेनिज्म है स्टेरॉइड हार्मोन की तरह है। स्टेरॉइड हार्मोन थायराइड हार्मोन जो सेम ही तरह से एक्ट करते हैं, पहले हम पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर सकते हैं करना चाहो तो। सेल्स है, सेल्स के अंदर न्यूक्लियस है, स्टेरॉइड हार्मोन की तरह वर्क कर रहा है। दैट मीन्स इसके जो रिसेप्टर होंगे वो न्यूक्लियर रिसेप्टर होंगे। इसके रिसेप्टर साइटोप्लाज्मिक और न्यूक्लियर रिसेप्टर होंगे और बाहर से जो ये हार्मोन आएगा इसके अंदर एंटर करेगा। ये विटामिन डी थ्री एक्टिव फॉर्म है, इसके रिसेप्टर पे ये ऐड हुआ, ये रिसेप्टर है इसका। ये रिसेप्टर भी डाइमर है, एक तो विटामिन डी थ्री का रिसेप्टर है, दूसरा इसके साथ में क्या जुड़ा रहता है, जैसे कि थायराइड हार्मोन के रिसेप्टर में था रेटिनोइड एक्स रिसेप्टर, दोनों रिसेप्टर साथ में होते हैं। ये न्यूक्लियस के अंदर एंटर करेगा। न्यूक्लियस में डीएनए है, डीएनए पे एक हार्मोन रेस्पॉन्स एलिमेंट जो इसका पार्ट है उस पर ये अटैच होगा, और उसके बाद एमआरएनए का सिंथेसिस को बढ़ाएगा। एमआरएनए आउट जाएगा, एमआरएनए से फिर ट्रांसलेशन होगा और प्रोटीन्स बनेंगे, और प्रोटीन्स वर्क करेंगे। तो प्रोटीन्स कौन से बनेंगे उससे इसका जो फंक्शन है वो डिसाइड होगा, ठीक है। तो पहले हम करते हैं कि जीआईटी पे क्या फर्क पड़ेगा। ये इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन का ये छोटा सा एरिया है, इसको हम जूम कर लेते हैं इंटेस्टाइन का, ठीक है। इंटेस्टाइन के लुमेन में है कैल्शियम, और इस कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करवाना है ब्लड में। हमने इतने से पार्ट को जूम कर दिया, तो ये जो दिखाई दे रही है ये है एंटेरोसाइट, मतलब इंटेस्टाइन की एक एपिथेलियल सेल्स, जिसमें ये कैल्शियम जो है यहाँ से एब्जॉर्ब होगा और यहाँ से एग्जिट होगा, ठीक है। वो हम पढ़ेंगे। अब इसका एब्जॉर्प्शन कराना है तो ऑब्वियसली यहाँ पर चैनल्स होंगे। तो कौन सा चैनल है हमारे पास, कैल्शियम ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। तो कौन सा प्रोटीन बढ़ाएगा पहला, कैल्शियम ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। अगर कैल्शियम ट्रांसपोर्ट प्रोटीन बढ़ेंगे तो कैल्शियम एंटर करेगा सेल्स के अंदर, और सेल्स के अंदर अगर हमारे पास कुछ ऐसा प्रोटीन है जो कैल्शियम को बाइंड कर ले, यानी कैल्शियम को बाइंड कर लेगा, तो सेल्स के अंदर अंदर कैल्शियम की कंसेंट्रेशन कम हो जाएगी। उससे फिर क्या होगा, जो कैल्शियम ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है ये एक वैसी प्रोटीन है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन होता है यहाँ से कैल्शियम का जो ये मूवमेंट जो हो रहा है यहाँ से, ये फैसिलिटेड डिफ्यूजन है। और यहाँ पर अगर कैल्शियम को कोई बाइंड कर ले तो फैसिलिटेड डिफ्यूजन बढ़ जाएगा, क्योंकि सेल के अंदर कैल्शियम की जो आयनिक कैल्शियम है वो कम होता जाएगा। इस प्रोटीन को कहते हैं कैल बाइंडिंग और कैल बाइंडिंग डी प्रोटीन्स। ये जो कैल बाइंडिंग डी प्रोटीन से ये सेल के अंदर कैल्शियम के कंसेंट्रेशन को लो रखेगा। ऐसा ये कैल बाइंडिंग डी प्रोटीन ऐसा कैसा पीसी किडनी में भी पाया जाता है। किडनी की जो डीसीटी की सेल्स है उसके अंदर भी ये कैल बाइंडिंग डी प्रोटीन होता है। तो वहां पर जिस तरह से यहाँ पर ये एब्जॉर्प्शन को प्रमोट कर रहा है, वहां पर वो किडनी से कैल्शियम के रीएब्जॉर्प्शन को प्रमोट करेगा। फिर उसके बाद कैल्शियम को बेजोलेटरल साइड से जाना है ब्लड में, तो वहां पर अपने पास क्या है, कैल्शियम डिपेंडेंट एटीपीएज एंजाइम। ये कैल्शियम पंप है, ये एक्टिवली जो इसके अंदर जितना भी कैल्शियम आया है उसको ये आउट करेगा। और साथ में अपने पास और क्या है, कैल्शियम मैग्नीशियम एक्सचेंजर, ये भी प्रोटीन है। तो ये एपिथेलियल सेल्स के अंदर इन तीन चार तरह के प्रोटीन्स को बढ़ाएगा।
कौन कौन से प्रोटीन है? कैल्शियम ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, कैल बाइंडिंग डी प्रोटीन, कैल्शियम डिपेंडेंट एटीपीएज और लास्ट में कैल्शियम मैग्नीशियम एक्सचेंजर। इस तरह से 4 प्रोटीन बढ़ेंगे जिससे ये ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा। और कैल्शियम के पीछे पीछे फिर क्या होगा? कैल्शियम के पीछे पीछे फॉस्फेट का ट्रांसपोर्ट भी बढ़ जाएगा। कैल्शियम जाएगा तो कैल्शियम केटायन है, तो इसके पीछे पीछे फॉस्फेट एनायन है, उसका भी ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा। ये इसका बोन में इफेक्ट आ गया। सेम थोड़ा बहुत इफेक्ट जो है वो किडनी में भी आएगा, वहां पर ये कैलबाइंडिन डी प्रोटीन को बढ़ाएगा किडनी में। ये लो, इसमें सब लिखा भी हुआ है। फंक्शन क्या क्या करेगा? कैल्शियम मैग्नीशियम फॉस्फेट का एब्जॉर्प्शन जीआईटी में बढ़ाएगा, अभी पढ़ लिया किस तरह से बढ़ेगा। और कैल्शियम फॉस्फेट का रीअब्जॉर्प्शन किडनी में बढ़ाएगा। किडनी में ये जो इसका इफेक्ट है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, एक्चुअली दिस इफेक्ट इज नॉट सो सिग्निफिकेंट, बट कैल बाइंडिंग प्रोटीन्स को बढ़ाता है, दूसरे चैनल प्रोटीन को भी बढ़ाता है। कैल्शियम फॉस्फेट रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम ओल्ड ऑस्टियोब्लास्ट। ये सेक्शन को हमको थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि देखा है कि ये जो है बोन में हमने पढ़ लिया था कि ये ऑस्टियोक्लास्ट है। ऑस्टियोक्लास्ट का फंक्शन जो है बोन फॉर्मेशन। ऑस्टियोक्लास्ट सिक्रेट करती है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स सिक्रेट होता रहता है और फिर इसके अंदर कैल्शियम और फॉस्फेट भी सिक्रेट होगा। उसके बाद कैल्शियम और फॉस्फेट क्रिस्टल बना लेंगे, इस तरह से बोन बनती है। और साथ ही साथ अगर इस बोन को रिजॉर्व कराना है तो हमारे पास क्या है? हमारे पास सेल है दूसरी, वो है ऑस्टियोक्लास्ट सेल। ऑस्टियोक्लास्ट सेल को ऑस्टियोब्लास्ट है, ऑस्टियोब्लास्ट ऑस्टियोक्लास्ट को एक्टिवेट करती है और ये एब्जॉर्ब कराती है। तो विटामिन डी का जो मेन फंक्शन जो हम जगह जगह पढ़ रहे हैं वो इस वजह से होता है कि विटामिन डी जो करता है कैल्शियम के ट्रांसपोर्ट को बढ़ाता है। अब सपोज करो हमारे पास यहाँ विटामिन डी है, विटामिन डी एक्ट करेगा ऑस्टियोब्लास्ट सेल पे। अगर विटामिन डी की क्वांटिटी एडेक्वेट है तो ये ऑस्टियोब्लास्ट को एक्टिवेट करेगा, ऑस्टियोब्लास्ट कैल्शियम और मैट्रिक्स को रिलीज कराने लगेगा, तो बोन का फॉर्मेशन होने लगेगा। लेकिन विटामिन डी की कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो वो ऑस्टियोब्लास्ट को इतना ज्यादा एक्टिवेट करेगा कि ऑस्टियोब्लास्ट ऑस्टियोक्लास्ट को एक्टिवेट कर देगी, तो ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। और ऑस्टियोक्लास्टिक जब एक्टिविटी बढ़ेगी तो हमने ये पढ़ा था ऑस्टियोक्लास्ट जब बोन को डिजोल्व करा देती है, बोन को जब डिजोल्व कराती है, सपोज करो यहाँ पर बोन है, उसको डिजोल्व कराएगी तो एक पॉकेट बन जाती है, ये पीटीएच में हमने पढ़ा था। और इस पॉकेट से जो कैल्शियम है उसका जो एब्जॉर्प्शन है वो ऑस्टियोक्लास्ट के थ्रू ही होता है। यहाँ पर इसने डिजोल्व किया इस रीजन के अंदर और कैल्शियम जो है वो ट्रांसपोर्ट इसके थ्रू ही होता है, तो इस कैल्शियम का ट्रांसपोर्ट भी विटामिन डी बढ़ा देगा। तो हायर कंसेंट्रेशन में विटामिन डी जो है ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को बढ़ाता है और एडिक्वेट कंसेंट्रेशन में ये क्या है? ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी बढ़ाएगा और बोन फॉर्मेशन और बोन में कैल्शियम या बोन के अंदर मिनरलाइजेशन को बढ़ाएगा। यहाँ पढ़ रहे थे, यहाँ पर क्या लिखा था आप देख रहे हो कि कैल्शियम कैल्शियम फॉस्फेटिजन फ्रॉम ओल्ड बोन ऑस्टियोक्लास्ट से निकालेगा और नई बोन में लगाएगा, यहाँ पर आप समझ सकते हो। और ये एक्टिविटी लगातार चल रही है, कैल्शियम को मोबाइलाइज करा रहा है, तो कैल्शियम यहाँ से बाहर आया और वापस ऑस्टियोब्लास्ट के थ्रू सेल में लग गया। तो ओल्ड बोन ये पार्ट ओल्ड बोन का है और ये न्यू बोन का है, तो ओल्ड बोन से कैल्शियम आएगा और न्यू बोन में डिपॉजिट होगा। मिनरलाइजेशन ऑफ न्यू बोन ट्रांसफर्ड कैल्शियम इनटू मसल, ये भी इसका इफेक्ट है कि जो स्केलेटल मसल है और कार्डियक मसल है उसके अंदर कैल्शियम जो होता है जो कि कॉन्ट्रैक्शन में वर्क करता है, आप सबको पता है कि वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कलेक्ट रहता है, वो कैल्शियम आएगा तो बाहर से प्लाज्मा से ईसीएफ से, तो ईसीएफ से कैल्शियम को मसल्स में एंटर कराता है। इसलिए विटामिन डी की जब डिफिशियंसी होती है तो प्लाज्मा में तो कैल्शियम कम हो रहा है, साथ ही साथ जो प्लाज्मा में कैल्शियम कम हो भी रहा है और जो कैल्शियम है वो
सेल के अंदर भी एंटर नहीं कर रहा है स्केलेटल मसल में। इस वजह से भी जो मसल कॉन्ट्रैक्शन जो होते हैं वो स्लगिश हो जाते हैं, वीकनेस से फील होती है। प्रोलिफरेशन डिफरेंशिएशन ऑफ केराटिनोसाइट इन द स्किन, ये इसका अदर एक्शन है। ग्रोथ में इसका एक्शन है। और डिफरेंशिएशन ऑफ इम्यून सेल्स, इम्यून सेल का डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हुआ कि तरह तरह की जो इम्यून सेल्स होती है, किलर सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल, बी सेल, टी सेल, जितने भी लिम्फोसाइट हैं उन सबका डिफरेंशिएशन करवाता है। ये इसका मेन फंक्शन है।